नमस्कार। आज हम बंगाल में द्वैत शासन के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, दोहरा शासन क्या होता है, इसके गुण दोष क्या थे, इसको कब समाप्त किया गया। क्लाइव के समय में 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। कंपनी ने शिशु नवाब पर एक नई संधि थोप दी, जिसके अनुसार कंपनी ने 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले में निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिए। नवाब द्वारा निजामत के अधिकार त्यागना बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी को इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल बादशाह की तरफ से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई। चूँकि वह सैद्धांतिक और वैधानिक दृष्टि से संपूर्ण मुगल साम्राज्य का अधिकारी था, अतः उसके आदेशों ने कंपनी के कार्यों को वैधानिकता का जमा पहना दिया। इस प्रकार कंपनी को बंगाल में निजामत तथा दीवानी दोनों अधिकार प्राप्त हो गए। दीवानी मामलों में कर वसूली, दीवानी न्याय के कार्य आते हैं तथा निजामत के कार्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमण, फौजदारी का न्याय आदि कार्य आते हैं। जब शासन के इन दो भागों को दो अलग अलग शक्तियों को सौंप दिया जाता है तो उसे दोहरा शासन या द्वैत शासन कहा जाता है। सारी शक्ति तो अंग्रेजी कंपनी के हाथों में आ गई, परंतु इन कार्यों को संपादित करने के योग्य न तो उसके पास साधन थे और न ही रुचि। वस्तुतः क्लाइव अंग्रेजों को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से दूर रखना चाहता था। उसका मानना था कि कंपनी के अधिकारी बंगाल की शासन व्यवस्था की पेचीदगियों को नहीं समझ पाएंगे, अतः उसने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से दीवानी के काम को चलाने का निश्चय किया। इसके लिए दो नायब दीवान नियुक्त किए गए, एक बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए। बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। निजामत का कार्य नवाब के हाथों में रहने दिया गया और इसके लिए कंपनी ने नवाब को एक निश्चित धनराशि देना शुरू कर दिया। अल्पायु नवाब को उसके कामों की देखभाल के लिए नायब निजामत की नियुक्ति की गई। इसके बाद हम बंगाल में द्वैत शासन के गुण और दोष दोनों के बारे में जानेंगे कि यह जो द्वैत शासन था यह कंपनी के लिए किस प्रकार से लाभकारी रहा और उसके भारतीय लोगों के लिए किस प्रकार या कंपनी के लिए किस प्रकार नुकसानदायक रहा या उसके दोष क्या थे। क्लाइव की द्वैत शासन की नीति अंग्रेजों के हित में थी। उसने बंगाल का पूर्ण शासन अपने हाथ में नहीं लिया। बंगाल का नवाब अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में था। ऐसा करने से अन्य देशों एवं शक्तियों का बंगाल में हस्तक्षेप बंद हो गया। द्वैत शासन से अंग्रेजों को वास्तव में सब कुछ मिल गया तथा वे स्वयं को राजनीतिक झगड़ों से मुक्त रख सके। दोहरे शासन का सबसे बड़ा दोष यह था कि वास्तविक सत्ता ने अपना उत्तराधिकार संभालने से इनकार कर दिया, अपने कठपुतलों को उत्तरदायित्व संभलवा दिया। ऐसा शासन व्यवस्था कभी सफल नहीं हो सकती थी जिसमें शासन का उत्तरदायित्व उठाने वालों के हाथ में वास्तविक सत्ता न हो। इसने चारों ओर अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार व्याप्त कर दिया। कंपनी को केवल अपनी आय से मतलब था और जनता की देखभाल नवाब को सौंप दी गई। इससे जनता की स्थिति बिगड़ती गई। दोहरे शासन के तहत बंगाल का व्यापार और उद्योग, कृषि का सर्वनाश हो गया। कंपनी
कि शोषण नीतियों से बंगाल का रेशमी और सूती वस्त्र उद्योग चौपट हो गया, क्योंकि वे भारतीय जुलाहों से एक निश्चित समय में एक निश्चित प्रकार का कपड़ा तैयार करवाते थे और फिर अपनी इच्छा अनुसार कम मूल्य देते थे। अगर कोई ऐसा करने से मना करता तो उनके अंगूठे काट दिए जाते थे, जिससे वे लोग बंगाल छोड़कर चले गए। इसी प्रकार अन्य उद्योगों के कारीगरों की भी यही स्थिति थी। इसी प्रकार भूमि कर वसूली का कार्य अधिक से अधिक लगान की बोली लगाने वाले ठेकेदारों को दिया जाने लगा। इन ठेकेदारों का प्रयास यही होता था कि वे अधिक से अधिक धन या लगान वसूल करें, क्योंकि उन्हें अपना भी मुनाफा निकालना होता था और यह गारंटी भी नहीं होती थी कि अगले वर्ष उन्हें उस क्षेत्र की राजस्व वसूली का काम मिलेगा। इससे किसानों तथा ठेकेदारों के मध्य संबंध स्थापित नहीं हो पाए। कंपनी और ठेकेदारों ने भूमि की उन्नति या कृषि सुधारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे कृषि और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप खेती योग्य भूमि भी बंजर होने लगी और इसका प्रभाव यह हुआ कि 1770 के आसपास संपूर्ण बंगाल भयंकर अकाल की चपेट में आ गया और वहाँ की 1/3 आबादी और उतना ही पशुधन नष्ट हो गया। दोहरे शासन के परिणाम स्वरूप कंपनी के कर्मचारी धनवान होते गए, परंतु स्वयं कंपनी की स्थिति दयनीय होती गई। उसकी आय घट गई और वह दिवालिये की स्थिति में पहुंच गई। इंग्लैंड की संसद में कॉर्नवालिस ने कहा था, मैं संपूर्ण विश्वास के साथ इस मत का हूँ कि विश्व में कोई भी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितनी कि भारत में कंपनी सरकार थी। यही कारण है कि 1772 में जब वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया तो उन्हें देश शासन समाप्त करने का आदेश दिया गया। कंपनी के डायरेक्टरों ने निर्णय लिया कि देश शासन समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा राज का संपूर्ण भार अपने कंधों पर ही ले लेना चाहिए। अब कंपनी की सत्ता बंगाल में औपचारिक रूप से स्थापित हो गई थी। इस प्रकार आज हमने बंगाल में द्वैध शासन के बारे में जाना कि द्वैध शासन क्या था और उसके गुण दोष क्या थे और वह कब से कब तक बंगाल में लागू रहा। धन्यवाद।